हेलो एवरीवन, आप सभी को विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 में पूछे जाने वाले सारे सवाल को। इसमें हम ये जानेंगे कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, जो कि साइंस टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें से पहला सवाल की ओर समझते हैं तो ये पता चलता है कि जीवन की मूल इकाई क्या है। तो जीवन की मूल इकाई क्या है, तो आप बताइएगा क्या है? कोशिका। क्या है जीवन की मूल इकाई? तो जीवन की मूल इकाई कोशिका है। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि यही कोशिका है। कोशिका के बारे में पूछा जाएगा कि कोशिका के कितने भाग होते हैं, तो बताइएगा कोशिका के 3 भाग होते हैं। एक पहला बाहरी भाग जो कहलाएगी कोशिका झिल्ली, और मध्य भाग कोशिका द्रव, और आंतरिक भाग कोशिका केंद्रक, जो इस प्रकार से है। चलिए आगे दूसरा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल में पूछा गया है कि मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, जल्दी से आप बताइए। मनुष्य में पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा में प्रारंभ होता है क्योंकि यहाँ पर स्टार्च की 30% का पाचन होता है। भोजन में जो स्टार्च रहता है उसका 30% पाचन मुख गुहा में ही होती है, जो कि हमारे लार ग्रंथि द्वारा निकलने वाला एंजाइम टाइलिन के द्वारा इसका पाचन होता है। किसका पाचन होता है? स्टार्च का। किसका पाचन होता है? स्टार्च का। किसके द्वारा पाचन होता है? टाइलिन का। ये मुख गुहा में पाचन होता है। आप इसको समझ गए होंगे। आइए तीसरा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि लार में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है। तो आपको बता दें लार में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है। लार में ऑप्शन में है पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो आप इसमें छठिए ऑप्शन को कौन पाया जाता है, तो इसमें से लार में लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? लाइपेज एंजाइम। तो आप ध्यान में रखिएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? लाइपेज, और एक टाइलिन जो अभी बताए हैं। फिर आगे चौथा नंबर सवाल में आता है कि लार किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो लार किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? ऑप्शन में है स्वाद ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि, क्योंकि लार ग्रंथि से ही स्रावित होते हैं। लार ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? आप इस फिगर को देख सकते हैं। लार ग्रंथि कहाँ रहते हैं? यहाँ पर देखिए, ये लार ग्रंथि है। ये सब क्या है? ये लार ग्रंथि है जो हमारे मुख गुहा में पाए जाते हैं। ये लार ग्रंथि इसी के द्वारा एंजाइम्स निकलते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और टाइलिन, इस प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। तो आइए पांचवा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि पेट में भोजन को पचाने वाला अम्ल कौन सा है। तो पेट बोला जाए, पेट अर्थात कौन सा पेट? अर्थात इसको बोला जाएगा तो अमाशय। क्या बोल सकते हैं? पेट का मतलब अमाशय। तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन सा पाए जाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। इतना पता चल गया होगा। आइए 6 नंबर सवाल की ओर जिक्र करते हैं। 6 नंबर सवाल में ये जानते हैं कि पीतरस कहाँ बनता है। तो पीतरस कहाँ बनता है? पीतरस बनता है यकृत में। कहाँ बनता है पीतरस? यकृत में बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यकृत में यहाँ पर पीतरस बन रही है। यही पीतरस बन रही है यहाँ पर। पीतरस बन करके यकृत में पीतरस बनती है और जमा हो जाती है कहाँ पर? पित्ताशय में। कहाँ जमा हो जाती है? पित्ताशय में। ये पता चल गया होगा। आइए 7वें सवाल की ओर चलते हैं। 7वां सवाल में बोला गया है कि पीतरस कहाँ संग्रहित होती है, मतलब कहाँ जमा होता है। पिछला सवाल में पूछा था कहाँ बनती है, तो यकृत में, लेकिन जमा कहाँ होता है? अभी बताएं। पीतरस जमा होता है कहाँ पर? पित्ताशय में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पित्ताशय। आइए अगला सवाल की ओर जानते हैं। सवाल नंबर 8वां। इसमें है कि पीतरस का काम क्या होता है। पीतरस का क्या काम होता है? तो आपको पता है कि पीतरस क्या करती है। पीतरस बसा को तोड़ती है, और क्या? बसा को तोड़ती है। बसा को तोड़ करके ग्लिसरॉल में बदल देती है। फिर इसका पाचन आगे चल के होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बसा को तोड़ना। आइए 9वां सवाल क्या है। 9वां सवाल कह रही है कि अग्न्याशय में कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं। यानी कि अग्न्याशय अर्थात कौन सा अग्न्याशय? ये वाला देखिएगा जरा, यही अग्न्याशय है। ये पीला वाला, ये क्या है? पीला वाला, यही अग्न्याशय है। पीला वाला क्या है? यही अग्न्याशय है। इससे कौन कौन से रस बाहर निकलते हैं एंजाइम्स के रूप में, तो आपको बता दिया जाए इससे कौन कौन से रस बाहर से निकलते हैं। इससे बाहर निकलते हैं ऑप्शन नंबर बी वाला, अर्थात एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन,
इससे अग्न्याशय से रस निकलते हैं। आइए 10वां नंबर सवाल की ओर जिक्र करते हैं। इसमें बोला गया है कि पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है। तो पोषक तत्वों का अवशोषण अर्थात पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो छोटी आंत में ही होती है। कहाँ हो जाती है? छोटी आंत में ही इसका अवशोषण होती है। और छोटी आंत के किस भाग में होती है? तो छोटी आंत के नीचे इलियम वाले भाग है। इलियम वाले भाग कौन सा है? इलियम वाले भाग, उसी में उसका क्या हो जाती है? अवशोषण हो जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा छोटी आंत के कितने भाग। तो छोटी आंत के 3 भाग। पहला कौन सा हो जाएगा? पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा ग्रहणी, दूसरा क्या हो जाएगा? ड्यूडेनम, तीसरा क्या हो जाएगा? इलियम। समझ गए इस बात को? हाँ, इस बात को समझ के चलिएगा। पहला हो जाएगा ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। ग्रहणी को ही ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर में क्या आ जाएगा? आंसर में हो जाएगा छोटी आंत। कहाँ होती है भोजन का अवशोषण? भोजन में पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में होती है। तो आइए 11वां नंबर सवाल में जल्द चलते हैं कि मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो ये श्वसन से रिलेटेड सवाल है। तो मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान होती है कहाँ से? ये फेफड़ों में होती है। अब फेफड़ों में कहाँ से किससे होती है? तो फेफड़ों में ये एल्वियोलाई से होती है, क्योंकि इसी एल्वियोलाई के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसी छिद्रों के माध्यम से क्या होते हैं? गैसों का आदान प्रदान होते हैं। इसी छिद्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होते हैं, एल्वियोलाई के माध्यम से। किसके माध्यम से? एल्वियोलाई के माध्यम से। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन में हो जाएगा फेफड़ा के एल्वियोलाई, सी नंबर में। चलिए आइए 12वां नंबर सवाल में बोला गया है कि ऑक्सीजन रक्त में किस रूप में पहुंचती है। तो ऑक्सीजन रक्त में किस रूप में पहुंचती है? घुली हुई अवस्था में, हीमोग्लोबिन से जुड़कर, कार्बन के रूप में, शर्करा के रूप में। तो आपको बता दें ऑक्सीजन जो है रक्त में पहुंचती है हीमोग्लोबिन से जुड़कर। हीमोग्लोबिन से जुड़कर, क्योंकि रक्त में पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन, जो यहाँ पर फिगर में दर्शाया गया है यही हीमोग्लोबिन है। ठीक है, यही हीमोग्लोबिन कहाँ पाए जाते हैं? रक्त में, जो कहाँ? फेफड़ा में रहते हैं। अब फेफड़ा में ही हीमोग्लोबिन से जुड़ जाते हैं ऑक्सीजन, जिस कारण जुड़ करके बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर हृदय को ट्रांसफ़र कर देते हैं। हृदय पूरे शरीर में पंप कर देते हैं वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, जिस कारण से शरीर में श्वसन की क्रिया पर परिपूर्ण हो जाती है। तो आइए 13वां नंबर सवाल को जानते हैं। 13वां नंबर सवाल इसमें है कि कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में किस रूप में परिवहन होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में किस रूप में परिवहन होती है? प्लाज्मा से घुलकर, आरबीसी से जुड़कर, प्रोटीन में, जल में। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी से जुड़कर ही ऑक्सीजन वाहक करती है और आरबीसी से जुड़कर ही कार्बन डाइऑक्साइड भी वाहक करती है। दोनों काम करती है। एक हो गया प्राश्वास, दूसरा हो गया निश्वास। प्राश्वास में ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन निश्वास में। इसमें समझ में आ गया होगा। आगे 14वां नंबर सवाल में है कि श्वसन की मूल इकाई क्या है। तो श्वसन की मूल इकाई क्या है? श्वसन हम फेफड़ा से लेते हैं तो वही हमारा मूल इकाई होगा, क्योंकि नाक तो एक जरिया है श्वास लेने का। श्वास लेने का नाक एक जरिया है, लेकिन हम लोग श्वास किससे लेते हैं? फेफड़ा से लेते हैं। इसलिए श्वसन की मूल इकाई फेफड़ा हो जाएगी। सवाल नंबर 15 में है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इस सवाल का जवाब दीजिए। मानव हृदय में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कितने कक्ष दिख रहे हैं। तो मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4 कक्ष। देखिए एक कक्ष यहाँ, एक कक्ष नीचे, एक कक्ष फिर ऊपर, एक कक्ष फिर नीचे। 4 कक्ष होते हैं, जिसमें से ऊपर वाले कक्ष कहलाते हैं अलिंद, नीचे वाले कक्ष कहलाते हैं निलय। अर्थात 2 अलिंद 2 निलय, 2 अलिंद 2 निलय कह सकते हैं इस बातों को। तो मानव हृदय में कितने कक्ष हुए? 4 कक्ष हुए। इस बात को समझ जाइएगा। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 में बोला गया है कि मानव हृदय का कार्य है। मानव हृदय का कार्य है। तो मानव हृदय का क्या कार्य है? मानव हृदय का बस एक ही कार्य है कि ऑक्सीजन को अर्थात या फिर रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना, पूरे शरीर में फैलाना, अर्थात रक्त को पंप करना। ये इसी का काम है हृदय का। हृदय का क्या काम है? रक्त को पूरे शरीर में पंप करना। जैसे कि रक्त कहाँ कहाँ पंप किया जा रहा है, देख रहे हैं, ऊपर भी पंप कर रहे हैं, इधर भी पंप किया जा रहा है, फेफड़ा में भी पंप किया जा रहा है, पूरे शरीर में भी पंप किया जा रहा है। यानी कि मानव हृदय का काम है रक्त को पूरे शरीर में पंप करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी।
इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, 16 का बी। आइए 17 नंबर सवाल को जानते हैं। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला है शुद्ध रक्त कौन सी नालिकाएं ले जाती है? शुद्ध रक्त कौन सी नालिकाएं ले जाती है? तो आपको बता दें, शुद्ध रक्त ये ले जाते हैं धमनी वाली नालिकाएं। कौन ले जाती है? धमनी वाली नालिकाएं, जो आपको यहाँ पर दर्शाया गया होगा, ये लाल वाला। ये क्या है बीच में? बीच में तो हृदय है। हृदय से दो नालिकाएं जुड़ी रहती है, एक शिरा और धमनी। तो ये धमनी वाली नालिकाएं क्या ले जाती है? शुद्ध रक्त, क्योंकि यही धमनी वाली नालिका और शिरा वाली नालिका ये है जो नीली है, नीली नालिकाएं, जो कि ये पतली होती है और धमनी नालिकाएं मोटी होती है। तो शुद्ध रक्त ले जाने के काम कौन करती है? धमनियाँ। कौन करती है? धमनियाँ। गुड। और केशिकाएं क्या है? केशिकाएं ये नीचे की ओर आती है। केशिकाएं शिरा और धमनी दोनों से जुड़े रहते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन से नालिकाएं शिरा और धमनी दोनों से जुड़े रहते हैं, तो आप इसका सवाल का जवाब दीजिएगा केशिकाएं। कौन सा? केशिकाएं। कोशिकाएं नहीं, कोशिकाएं एक सेल है, जो कि एक इकाई है, मानव शरीर की क्रियात्मक इकाई है कोशिकाएं। वो कोशिकाएं नहीं, ये केशिका है। केशिका अर्थात पतली नालिकाएं। केशिका का मतलब ही होता है पतली नालिकाएं। तो आइए 18 नंबर सवाल को समझते हैं। 18 नंबर सवाल में कहा गया है कि शरीर से हृदय तक कौन सा रक्त लौटाता है? कौन सा रक्त लौटता है? तो आप ही बताइए, जाते वक्त कौन सा रक्त था? तो जाते वक्त आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर जाते वक्त यहाँ पर कौन सा रक्त जा रहा है? जा रहा है यहाँ पर शुद्ध रक्त, जो कि धमनी लेके जा रही है। लेकिन आते वक्त जब हृदय तक आती है, ये कौन सा? शिरा के द्वारा है। शिरा के द्वारा कहाँ तक? हृदय तक पहुँचती है। ये कौन सा रक्त रहती है? ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन रहते हैं। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन रहते हैं। लेकिन ये क्या रहते हैं? ये तो अशुद्ध रहते हैं। लेकिन क्या रहते हैं? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है, क्योंकि पूरे कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी, वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को लेकर आई कहाँ तक? हृदय तक। हृदय से फिर ट्रांसफ़र कहाँ पर हो जाएगी? ये फेफड़ा में। आप फेफड़ा से फिर नाक के द्वारा बाहर निकल जाएंगे, ऐसे ही होगी। तो बोला गया कि शरीर से हृदय तक अर्थात शरीर से हृदय तक कौन सा रक्त लौटता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त वापस लौटता है। सवाल नंबर 19 में बोला गया है कि मानव रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है? मानव रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है? तो आप सभी को इसके बारे में पता होगा, हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव रक्त का रंग लाल होता है। ये पूछा हुआ सवाल है, सभी इसमें से पूछा हुआ ही सवाल है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है। आप भी इसको देख लीजिए, हो सके आपके एग्जाम में ये सारे सवाल आ ही जाए, क्या पता आ ही जाए, क्योंकि ये सब अच्छे सवाल, छाटे हुए सवाल हैं, जो आने की संभावना लगभग 90% से भी अधिक है। तो आइए 20 नंबर सवाल में जानते हैं 20 नंबर सवाल। इसमें बोला गया कि मानव हृदय में रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए क्या होता है? मानव हृदय में रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए क्या होते हैं? रक्त के उल्टा, यानी कि मानव हृदय का बात कर रहा है कि हृदय में रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए क्या होते हैं? विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए होते हैं वाल्व। क्या होते हैं? वाल्व। यानी कि अर्थात ये बोला गया कि मानव का यदि हृदय रहेगा तो इस हृदय में विपरीत प्रवाह को जो रोका जाएगा, उल्टा प्रवाह को रोका जाएगा, है ना। इसी के अंदर एक वाल्व होते हैं, इसके अंदर यहाँ पर एक वाल्व होते हैं, इसके बारे में बोला गया, यहाँ पर एक वाल्व होते हैं। इसी वाल्व के द्वारा विपरीत प्रवाह को रोका जाता है, वाल्व के द्वारा। ठीक है, तो आपको पता चल गया मानव हृदय में विपरीत प्रवाह को रोकने वाले क्या होते हैं? वाल्व कहलाते हैं। इतना आपको पता चल गया होगा इस सवाल का जवाब। तो आइए अब अगला सवाल समझते हैं, सवाल नंबर 21। इसमें बोला गया है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग, तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये येलो वाला भाग तरल भाग हो गए हैं, येलो वाला भाग तरल भाग हो गए, और ये सभी ठोस भाग हुए हैं, लाल वाला और ये वाला वाइट और रेड, ये सब ठोस भाग हो गए हैं। इसको ठोस कनिकाएं के नाम से भी जानते हैं। ये तरल भाग हुए, तरल भाग को हम प्लाज्मा भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा भाग। तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाते हैं। तो रक्त को दो भागों में बांटेंगे, एक तरल भाग में, एक ठोस भाग में। तरल भाग प्लाज्मा, ठोस भाग में WBC, RBC और प्लेटलेट्स आ जाते हैं। ये वाला प्लेटलेट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, क्योंकि तरल भाग प्लाज्मा ही कहलाती है। 22 नंबर सवाल में जानेंगे।
22 नंबर सवाल में यही जानेंगे कि प्लेटलेट्स का कार्य है। प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? तो प्लेटलेट्स का कार्य है ऑक्सीजन को ले जाना, रक्त को थक्का बनाना, संक्रमण को रोकना, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना। तो आप ही बताइए, संक्रमण को रोकना तो है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना है नहीं, रक्त का थक्का बनाना, हाँ, प्लेटलेट्स का काम क्या है? रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। ऑक्सीजन को ले जाने का काम तो कौन करते हैं? आरबीसी करते हैं। संक्रमण को रोकने का काम कौन करते हैं? डब्ल्यूबीसी करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का काम कौन करते हैं? आरबीसी करते हैं। तो रक्त का थक्का बनाना ही होगा। तो आइए सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में क्या कहा गया? सवाल नंबर 23 में कहा गया है कि पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आप ये परिवहन से सवाल है, परिवहन से सवाल है। जैसे कि पादप में जल का परिवहन, माना कि यहाँ पर H2O है, क्या है? H2O। इस H2O का क्या हो रही है? परिवहन हो रही है। इस रास्ते से परिवहन होते हुए कहाँ? ऊपर की ओर जा रही है, पत्तियों तक। कहाँ तक पहुँच रही है? पत्तियों तक पहुँच रही है। अब पत्तियाँ में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रही है, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहे हैं। तो इसीलिए पादप में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आप सभी को पता है, पादप में जल और खनिज लवण का परिवहन जड़ से लेकर पत्तियों तक कौन करते हैं? ये जाइलम ही करते हैं। कौन करते हैं? ये जाइलम ही करते हैं। तो आप बताइएगा सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 में ये बोला गया है, पादप में भोजन का परिवहन होता है। पादप में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो आप सभी को पता होगा, ये फ्लोएम करते हैं। कौन करते हैं? फ्लोएम। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बाद जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है ग्लूकोज के रूप में, उसको शुगर में कन्वर्ट करके ये परिवहन करते हैं। क्या करते हैं? परिवहन करते हैं और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। तो आप सभी को पता चल गया इसका आंसर। तो आइए 25 नंबर सवाल में बोला गया कि श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन की प्रक्रिया में आप ही बताइए, ऑक्सीजन ही ना लिया जाएगा? कौन है जो CO2 लेंगे? ये केवल पादप ही लेंगे। तो श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन ली जाती है। लेकिन पादप में नहीं बोला गया है, इसमें जंतु में भी नहीं बोला गया, लेकिन जंतु मान के चलना है कि श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? तो ऑक्सीजन ली जाती है। और जब पादप कहा जाता तो यहाँ पर CO2 मारते हैं। क्या लगाते हैं? CO2 टिक लगाते हैं। तो 25 नंबर सवाल हो गई। सवाल नंबर 26 नंबर। सवाल नंबर 26 में यही जानेंगे कि पादपों में श्वसन कहाँ होता है? तो आप सभी को पता होगा कि पादपों में श्वसन कहाँ होती है? पत्तियों में होती है, क्योंकि पत्तियों में ही तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। आप सभी को पता है। तो क्या यहाँ पर लगाना है टिक? केवल पत्तियों में क्या होती है? पादपों में श्वसन केवल पत्तियों में, सभी कोशिकाओं में नहीं, जड़ में नहीं, तनों में नहीं। कहाँ होती है? केवल पत्तियों में श्वसन की प्रक्रिया होती है। आगे सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27। इसमें जानना है, इसमें लगाना है कि मनुष्य में उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो आपको बता दें, उत्सर्जन किसको कहते हैं? उत्सर्जन कहा जाता है कि हमारे शरीर में जिन पदार्थों का उपयोग नहीं है, उसको किसी न किसी माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाना ही उत्सर्जन कहलाता है। इसके लिए हमारे शरीर में कुछ अंग महत्वपूर्ण उपयोगी है, जैसे कि किडनी, अर्थात जिसको हम वृक्क कहते हैं या गुर्दा के नाम से जानते हैं, ये हमारा महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। क्योंकि उत्सर्जी अंग उसी को कहेंगे क्योंकि जिन अंगों के माध्यम से शरीर का अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, वही उत्सर्जी अंग कहलाएंगे। तो बताइए उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो हृदय। हृदय के माध्यम से क्या निकलते हैं? हृदय के माध्यम से कुछ नहीं निकलते हैं। बोला मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो इसमें से हो जाएंगे गुर्दे। कौन हो जाएंगे? गुर्दे। गुर्दे अर्थात वृक्क, अर्थात किडनी। वृक्क से क्या निकलते हैं? यूरिन निकलते हैं, यूरिन मूत्र ये निकलते हैं, ये उत्सर्जी अंग कहलाएंगे। आप सभी को ये पता चल गया होगा। तो आइए सवाल नंबर 28 में चलते हैं। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? अर्थात ये गुर्दा जो होते हैं, किडनी होते हैं, ये किससे बने होते हैं? उसी को क्रियात्मक इकाई कहलाती है। यानी कि गुर्दा जो काम करती है वो किसके बदौलत काम कर रही है? ये नेफ्रॉन के बदौलत काम कर रही है। किसके बदौलत काम कर रही है? नेफ्रॉन के बदौलत। आप इसको देख सकते हैं, यही नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। समझे? जो किसमें संग्रहित रहती है नेफ्रॉन? ये नेफ्रॉन रहती है किसमें? यहाँ पर रहती है। कहाँ पर? यहाँ पर रहती है। हर एक पार्ट में रहती है, हर एक पार्ट में। लगभग दोनों किडनी में, अर्थात दोनों किडनी में लगभग 10 लाख से भी अधिक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। दोनों किडनी में लगभग 10 लाख से भी अधिक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये जो है एक नेफ्रॉन नहीं है, बल्कि एक भाग में कई नेफ्रॉनों हैं। एक भाग में कई प्रकार के नेफ्रॉन हैं। यहाँ पर बहुत सारे नेफ्रॉन हैं। ठीक है, बहुत नेफ्रॉन है। ये गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आंसर लगाइएगा नेफ्रॉन, क्योंकि यही तो काम करते हैं गुर्दे में। आइए सवाल नंबर 29।
29 इसमें समझेंगे कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो ये नेफ्रॉन में ही होते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन में ही ग्लोमेरुलस द्वारा क्या होते हैं, नेफ्रॉन में ही ग्लोमेरुलस द्वारा यूरिन इकट्ठा होते हैं, यूरिन निर्माण होते हैं और रक्त का क्या हो जाते हैं, रक्त यहाँ पर छना जाते हैं, रक्त छनित हो जाते हैं, अर्थात रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ था, वो रक्त में ब्लड में जो अपशिष्ट पदार्थ था यहीं से बाहर निकल जाते हैं। तो कह सकते हैं मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो नेफ्रॉन में। कहाँ होती है, नेफ्रॉन में होती है। इसका आंसर क्या लगाइएगा, नेफ्रॉन। आगे बताइएगा सवाल नंबर 30, मानव शरीर में कितने गुर्दे होते हैं। तो आप सभी को अभी दिखाएं, मानव शरीर में 2 ही गुर्दे होते हैं। किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 किडनी होती है। मानव शरीर में कितनी किडनी, 2 किडनी होती है। आइए सवाल नंबर 31 इसमें जानेंगे कि मनुष्य में मूत्र बाहर निकलता है, किससे बाहर निकलता है। तो आप सभी को पता है मनुष्य में मूत्र सबसे पहले जमा होता है, कहाँ जमा होता है, यूरिन ब्लाडर में। कहाँ जमा होता है, यूरिन ब्लाडर। इसको क्या कहा जाता है, यूरिन ब्लाडर के नाम से ही जाना जाता है, जो कि दोनों किडनी से जुड़ी रहती है। किडनी किससे जुड़ी रहती है, ये दोनों किडनी से जुड़ी रहती है, इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि दोनों तरफ से यूरिन आकर के यूरिन ब्लाडर में ही इकट्ठा होते हैं और यहीं से ये बाहर निकलते हैं। तो बोला मनुष्य में मूत्र बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर तो मूत्र निकल रहे हैं यूरेट्रा से। कहाँ से निकल रहे हैं, यूरेट्रा से। तो इसमें क्या हो जाएगा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, नेफ्रॉन, बड़ी आंत तो नहीं होगा, नेफ्रॉन भी नहीं होगा, मूत्राशय नहीं होगा, मूत्रवाहिनी, हाँ मूत्रवाहिनी क्या हो जाएगा, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या है, इसमें से एक वाहिकाएँ हैं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए, आंसर नंबर ए, 31 का ए, मूत्रवाहिनी से बाहर निकलते हैं। आइए समझते हैं 32 का सवाल। इसमें पसीना ग्रंथि कहाँ स्थित होते हैं। तो पसीना ग्रंथि कहाँ स्थित होते हैं, आप ही बताइए। पसीना कहाँ आती है, त्वचा पर आती है, तो इसका ग्रंथि कहाँ, फेफड़ा में रहेगा, त्वचा में ही इसका ग्रंथि रहेगा, क्योंकि पसीना त्वचा पर, स्किन पर आती है। इसका ग्रंथि यकृत में थोड़ी रहेगा, किडनी में रहेगा, फेफड़ा में रहेगा, त्वचा पर ही रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा। चलिए सिंपल सा सवाल था। 33 इसका 33 का जवाब बताइए। तो 33 का आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग, बहुत आसान है। इसमें से प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, अर्थात कौन सी गैस जो है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। तो आप बताइए प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस भाग लेते हैं। तो आप सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और जल तो गैस है नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तो भाग न लिया, कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेते हैं। लेकिन बनाते क्या हैं, बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो कि ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, जो कि मोनोसेकेराइड ग्लूकोज है। लेकिन निकलते क्या हैं, ऑक्सीजन। क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन, जो कि अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, किस रूप में, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है। आइए सवाल नंबर 34 में समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। तो अभी बताएं कौन सी गैस निकलती है, तुरंत जवाब दे दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। इसका क्या होगा, बी, ऑक्सीजन निकलती है। तो चलिए आते हैं सवाल नंबर 35 में भी जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रंग द्रव्य कौन सा है। रंग द्रव्य मतलब समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण जैसे हमारे ब्लड में अर्थात रक्त में का कलर लाल होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। इसी कारण से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो है रंग द्रव्य किसका जरूरत पड़ता है, तो किसका जरूरत पड़ेगा, अभी बताइए। प्रकाश संश्लेषण होती कहाँ है, पत्तियों में। पत्तियां का रंग हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रंग द्रव्य क्या है, क्लोरोफिल। पता चल गया होगा आप सभी को। तो आइए सवाल नंबर 36 में ये समझेंगे क्या इसमें बोला गया है कि 36 में कि पादपों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो आप बता सकते हैं पादपों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, पत्तियों में। कहाँ होती है, पत्तियों में किसके द्वारा होती है, पत्तियों में अस्टोमाटा के द्वारा। किसके द्वारा होती है, अस्टोमाटा, जो कि पत्तियों में कई छिद्र होते हैं, इसी छिद्रों को हम क्या कहते हैं, अस्टोमाटा। क्या कहते हैं, अस्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये देखिए खुला अस्टोमाटा है, ये क्या है, ये बंद अस्टोमाटा है। ठीक है।
अब खुला स्टोमाटा के समय कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री कर रहे हैं और बंद स्टोमाटा के समय क्या कर रहे हैं, जलवाष्प देखिए बाहर निकल रही है और ऑक्सीजन भी बाहर निकल रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान किससे होते हैं, जड़ रोम, जड़ तो इसमें आएगा ही नहीं, रंध्र नहीं आएंगे, तना नहीं आएंगे, कौन आ जाएंगे, पत्तियाँ। पत्तियों में तो गैस बाहर निकल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहे हैं और ऑक्सीजन बाहर निकल रहे हैं, तो पत्तियाँ ही ना आंसर इसका होगी। बताइए अगला सवाल नंबर 37 का जवाब दीजिए। 37 में क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। तो आप बताइए ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होना कहलाती है ऑक्सीशोषण। क्या कहलाती है, ऑक्सीशोषण। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होना कहलाती है अनॉक्सीशोषण। क्या कहलाती है, अनॉक्सीशोषण। इसमें से ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीशोषण को ही एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं वायवीय शोषण। क्या कहते हैं, वायवीय शोषण। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक शोषण होती है, उसको एक नाम और से जानते हैं, जिसको कहते हैं अवायवीय शोषण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायवीय शोषण। वायवीय शोषण जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लूकोज जो बनाया था कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, इसमें ग्लूकोज पायरुवेट में टूट जाते हैं। किस में टूट जाते हैं, पायरुवेट। अब पायरुवेट जो है इसमें अवायवीय यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाते हैं, पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन के अभाव में जब ऑक्सीजन की कमी रहती है तब क्या बना देते हैं, ये लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, जिससे हमारी पेशियां दर्द देने लगती है और जिस कारण से हमारी पेशियों में एक कैंप या फिर गठिया नामक रोग हो जाती है। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनते हैं, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनते हैं, तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाती है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कहलाया, ये वायवीय शोषण। ये क्या कहलाया, वायवीय शोषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायवीय शोषण। आप सभी को पता चल गया होगा। तो आइए अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल 38 सवाल में ये बोला गया है कि ऑक्सीजन के अभाव में शोषण कहलाता है। ऑक्सीजन के अभाव में अर्थात ऑक्सीजन की कम मात्रा में क्या शोषण कहलाएगा, अभी जस्ट बताएं। ऑक्सीजन के अभाव में क्या शोषण कहलाएगा, ये कहलाएंगे, ये शोषण क्या कहलाएंगे, वायवीय, अवायवीय। तो वायवीय तो पक्का नहीं होंगे, अवायवीय ही होंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी है। तो इसमें क्या मार देंगे, इसमें अवायवीय शोषण। क्या कहलाएंगे, अवायवीय शोषण, जो कि क्या बनाती है, लैक्टिक अम्ल, जिससे हमारी पेशियां दर्द देने लगती है। कभी कभी आप भी दौड़ते हैं तो दौड़ते दौड़ते आपकी पेशियां दर्द देने लगती है। ऐसा क्यों, क्योंकि दौड़ते दौड़ते आप उतना श्वास नहीं ले पाते हैं जितना आप बैठ करके आराम से श्वास लीजिएगा। दौड़ते दौड़ते आपके श्वास में कमी आएगी, जिस कारण से आप बैठेगा तो आपकी पेशियां में दर्द आएगी, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन के अभाव में वो क्या बना दिए, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण आपकी पेशियां में दर्द होने लगी। इतना आपको पता चल गया होगा। तो आइए सवाल नंबर 39 में हम समझते हैं। 39 में समझेंगे कि मानव शरीर में सबसे लंबी आंत कौन सा है। सबसे लंबी आंत कौन सा है, मानव शरीर में सबसे लंबी आंत कौन सा है। सबसे लंबी आंत कहा जाता है छोटी आंत। किसको कहा जाता है, छोटी आंत। तो आंसर में क्या मारिएगा, छोटी आंत सबसे लंबी आंत, जिसकी लंबाई कितनी होती है, लंबाई इसकी होती है लगभग में 6 से 8 मीटर तक, 6 से 8 मीटर तक होती है। लेकिन चौड़ाई में ये बहुत कम होती है, चौड़ाई में बहुत कम होती है। तो आपसे पूछा जाएगा मानव शरीर में सबसे चौड़ी आंत, तो बताइएगा कौन, बड़ी आंत। क्या बताइएगा, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। कितनी होती है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें छोटी आंत कौन है, बड़ी आंत कौन है। तो छोटी आंत, ये सब छोटी आंत है, ठीक है, कितना घुमा हुआ, कितना लंबा है। लेकिन बड़ी आंत कौन सा है, बड़ी आंत इसमें ये है ना, जो मोटी आंत है। इतना पता चल गया होगा। आइए सवाल नंबर 40 में क्या कहा गया, हृदय से रक्त धमनियाँ द्वारा किस दिशा में जाता है। हृदय से रक्त धमनियाँ किस दिशा में जाता है, तो आप बताइए। हृदय से रक्त धमनियाँ अर्थात धमनी का बात कर रहा है, सीरा का नहीं बात कर रहा है। तो आप बताइए हृदय से जो निकला हुआ ये रक्त धमनी किस दिशा में जाती है, किस दिशा में जाती है, बताइए। हृदय से शरीर की ओर जा रही है, बताइए। शरीर से हृदय की ओर, गलत है। हृदय से शरीर की ओर, बिल्कुल सही है, यही सही हो जाएगा। हृदय से शरीर की ओर ये जाती है, ठीक है। फेफड़ा से हृदय की ओर कभी नहीं, फेफड़ा से हृदय की ओर कभी नहीं जाती है ना। कौन सा, पेट की ओर कभी नहीं जाती है। कौन सा, हृदय से शरीर की ओर, बिल्कुल राइट आंसर।
आइए 41 नंबर सवाल में जानते हैं। 41 में क्या जानेंगे, रक्त में ऑक्सीजन वाहन कौन करता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। वाहन मतलब होता है परिवहन, तो परिवहन कौन किया, वाहन का अर्थ परिवहन, तो ऑक्सीजन में वाहन का ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। आप सभी को पता है रक्त में जो है ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करते हैं। कौन करते हैं, हीमोग्लोबिन के द्वारा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन कहाँ रहते हैं, आरबीसी में। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन किया, आरबीसी ही किए। समझ में आ गया होगा, आरबीसी इसका आंसर होगा। तो आइए इसमें से सवाल नंबर 42 42 इसमें से जानेंगे, पादपों में जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की प्रक्रिया कहलाती है। पादपों में जड़ों द्वारा जल का अवशोषण क्या कहलाती है, विसरण क्या कहलाती है। इसका प्रक्रिया क्या कहलाती है, विसरण प्रक्रिया द्वारा जल क्या हो जाते हैं, जड़ में एंट्री कर जाते हैं। एंट्री करने के बाद वो पत्तियों में चले जाते हैं, और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जिस कारण से वो कार्बोहाइड्रेट बना पाते हैं। आइए सवाल नंबर 43 सवाल में जानेंगे कि मनुष्य में श्वसन दर सामान्यता होती है। मनुष्य में श्वसन दर कितनी होती है, श्वसन दर कितनी होती है, आप बताइए श्वसन दर कितनी होती है। यानी कि 1 मिनट में कितनी बार श्वास ले सकते हैं मनुष्य, कितनी बार ले सकते हैं, 5 बार, नहीं ये तो बहुत कम है। 1 मिनट में लगभग, तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएंगे। कितना ले सकते हैं ये, 30 बार। कितना ले सकते हैं, 30 बार। चलिए ये पता चल गया होगा। तो आइए सवाल नंबर 44 यानी कि 44 सवाल नंबर 44 में क्या जानेंगे, इसमें कि मानव में पाचन का अंतिम उत्पाद है, पाचन का अंतिम उत्पाद है। यानी कि मानव जब कुछ भी भोजन खाएगा या फिर कुछ भी भोजन ग्रहण करेंगे तो उसको अंतिम रूप में पचेगा। वो किस रूप में पचेंगे, तो ग्लूकोज के रूप में पचेंगे। किस रूप में पचेंगे, ग्लूकोज। तो मानव के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या कहलाएंगे, ग्लूकोज कहलाएंगे। आप सभी को पता चल गया होगा। बताइए सवाल नंबर 45 में क्या कहा गया है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो ये भी तो ग्लूकोज ही है, जो कि आपको दिख रही हो कि बताइए अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज ही तो है प्रकाश संश्लेषण में। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्यों नहीं है, क्योंकि ये अंतिम मुख्य उत्पाद नहीं है, बल्कि ये तो बाहर निकल जाएगा, पेड़ से बाहर निकल जाएगा, इसीलिए इसको कहेंगे अपशिष्ट उत्पाद। ऑक्सीजन को कहेंगे अपशिष्ट उत्पाद, लेकिन ग्लूकोज मुख्य उत्पाद है, जिसका उपयोग करेगा ये पेड़ पौधा। कौन करेंगे, पेड़ पौधा। ये हो गया मुख्य उत्पाद। इसलिए प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या मारा जाएगा, इसमें लगाइएगा टिक, ग्लूकोज। क्या लगाइएगा, ग्लूकोज। चलिए समझ में आ गया होगा ग्लूकोज। अब सवाल नंबर 46 को बताइएगा कि पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो भोजन का परिवहन आप सभी को पता है कि फ्लोएम के द्वारा ही होगी। किसके द्वारा होगी, फ्लोएम के द्वारा होती है। अब फ्लोएम में भोजन का परिवहन दोनों दिशा में होती है, एक आती भी है और जाती भी है, दोनों दिशा में होती है। लेकिन जाइलम में जल और खनिज लवण का परिवहन केवल एक दिशा में होती है। जाइलम में जल और खनिज लवण का परिवहन केवल एक ही दिशा में होती है, वो भी जड़ से पत्तियों की ओर, जड़ से पत्तियों की ओर। पत्तियां से जड़ कभी वापस नहीं आएंगे, पत्तियों से जड़ कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन फ्लोएम में भोज्य पदार्थ अर्थात सुक्रोज का, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का परिवहन दोनों दिशा में होती है, जाते वक्त और आते वक्त। तो क्या हो जाएगी, पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होती है, फ्लोएम के द्वारा। आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। चलिए आते हैं सवाल नंबर 47 श्वसन से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो श्वसन से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और ताप ऊर्जा। जब हम श्वास लेते हैं तो प्रकाश निकलता है क्या हमारे शरीर से, क्या अंधेरा कमरा में हम श्वास लेते हैं तो क्या कमरा उजाला हो जाता है क्या, ऐसा तो कभी नहीं होता है। क्या ध्वनि निकलने लगती है, आवाज़ आने लगती है क्या, बहुत तेज से आवाज़ आने लगती है, नहीं। ताप ऊर्जा, क्या हमारे शरीर हीट हो जाता है क्या, नहीं। जब श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होती है, रासायनिक ऊर्जा। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए आइए सवाल नंबर 48 बताइए इसका आंसर, तो जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए, तुरंत बताइए। तो हृदय की गति नियंत्रित करती है, हृदय की गति किसके द्वारा नियंत्रित होती है, हृदय की गति नियंत्रित करती है किसके द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा। यानी कि मस्तिष्क के द्वारा ही तो गति नियंत्रित करती है, क्योंकि हृदय के ऊपर हृदय जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा ही तो नियंत्रित होते हैं कि वो धड़केंगे नहीं धड़केंगे। हृदय जबकि अनैच्छिक पेशी से जुड़े होते हैं, जो हमारी इच्छा से ये नहीं धड़कते हैं, बल्कि ये धड़कते रहते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये रुक जाए, और चाहेंगे भी तो रुकेगा भी नहीं, ठीक है। हृदय की गति नियंत्रित होती है मस्तिष्क के द्वारा। क्या मारिएगा आंसर में,
मस्तिष्क के द्वारा। चलिए बताइए तो सवाल नंबर 49 में है कि मनुष्य के रक्त में सामान्य तापमान लगभग कितना होता है। मनुष्य के रक्त में सामान्य तापमान कितना होता है। रक्त का सामान्य तापमान कितना होते हैं 36 डिग्री सेल्सियस। कितना होते हैं 36 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि रक्त का तापमान अर्थात हमारे बॉडी का तापमान पता है, मनुष्य के बॉडी का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस इतना ही होते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस। तो कि क्या हो जाएंगे ऑप्शन में 36 डिग्री सेल्सियस कहो या 37 डिग्री सेल्सियस कहो। इसीलिए मानव रक्त का समान तापमान कितना 36 डिग्री सेल्सियस उतने ही होंगे। चलिए आगे समझते हैं 50 नंबर सवाल नंबर, ये अंतिम सवाल है 50 नंबर सवाल। इसमें बताइएगा कि पौधों का वह भाग जो भोजन तैयार करता है। भोजन कौन तैयार करता है। भोजन तो पत्तियां तैयार करती है। कौन करते हैं पत्तियां, क्योंकि पत्तियां ही तो भोजन तैयार करते हैं, तना थोड़ी ना करती है। और जल नहीं करते हैं, फूल नहीं करते हैं, तो पत्तियां ही भोजन का तैयार करती है। आप सभी को यहाँ तक पता चला होगा। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। इसी प्रकार से हम हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का वीडियो लाते रहेंगे और आप सबको के सामने दिखाते रहेंगे, ताकि आप सबको बिहार बोर्ड 10th में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर पाएँ। क्योंकि हम चाहते ही हैं, क्योंकि सारे सवाल यहीं से आने वाले, क्योंकि हम यहाँ से क्वेश्चन बैंक को लेकर के सारे सवाल को वहाँ से डिस्कस किए कि कौन सा सवाल रिपीट कर रहा है, आगे आने वाला कौन सा है, वही सारे सवाल आपके सामने लाए हैं। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजें, और ताकि वो उसको भी फ़ायदा हो, और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।